मैं बलवंत सिंह यादव, अध्यापक, गांधी इंटर कॉलेज कुबा, महनाजपुर, आजमगढ़। इस समय संधि का प्रकरण चल रहा है। अभी तक हमने दीर्घ संधि व गुण संधि के बारे में आपको बताया। आज मैं आपको यड़ संधि के बारे में बताऊंगा। आइए देखते हैं यड़ संधि। यड़ संधि यह बहुत महत्वपूर्ण संधि है परीक्षा की दृष्टि से। प्राय हर परीक्षाओं में इस संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका सूत्र है ईको यड़च। ईको यड़च इस संधि का सूत्र है ईको यड़च। देख रहे हैं, ईको यड़च संधि का सूत्र है। यह सूत्र क्या बोल रहा है? यह सूत्र बोल रहा है, पहले सूत्र को देख लीजिए। यह सूत्र है ईक यड़ अच। देखिए, ईको यड़च जो सूत्र है उसमें इकह, यड़ और अच। अच माने स्वर। इक प्रत्याहार, यड़ प्रत्याहार, दो प्रत्याहार हैं। इक और यड़ दो प्रत्याहार हैं। और इकह आप देख रहे हैं, यह इक का षष्ठी है। इकह देख रहे हैं, यह क्या है? इक प्रत्याहार है और इक का षष्ठी रूप है। ये इक का षष्ठी क्या है? इक। मैंने आपको बताया था कि जगत जगतः, ऐसे ही इक का इकह यह षष्ठी रूप है। तो इकह का अर्थ होता है इक का, काके की षष्ठी का चिन्ह है। यड़, यड़ प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन? य व र ल। अच माने स्वर। अच माने क्या है? स्वर। अब आप ध्यान से देखिए, इक प्रत्याहार है जिसमें ई, उ, री और री ये स्वर आते हैं। चार स्वर आते हैं। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है यड़ प्रत्याहार। इसमें कौन कौन से आते हैं? य, व, र और ल। ये चार स्वर इक में हैं और चार ही व्यंजन वर्ण य, व, र, ल यड़ में है। हालांकि ये अर्ध स्वर हैं, क्योंकि ये न पूर्ण रूप से स्वर हैं न पूर्ण रूप से व्यंजन हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन। तो अर्ध व्यंजन कहेंगे तो सभी व्यंजन आधे होते हैं, लेकिन अर्ध स्वर से इसको पूछा जाता है। अर्ध स्वर क्या है? य, र, ल। कहाँ से आ गए? क्योंकि ई का ही य, उ का व, री का र और री का ल है। इस य में ई है। देखिएगा, एक संप्रसारण आता है। ये तो यड़ हो जाना, तो ई का य, उ का व, री का र और री का ल हो गया। और जब परीक्षा में पूछता है या कोई आपसे पूछ दे कि संप्रसारण किसे कहते हैं, संप्रसारण एक संज्ञा है। संज्ञा प्रकरण में हमने बताया है संप्रसारण को। आप संज्ञा प्रकरण उठाइए तो उसमें आपको मिलेगा संप्रसारण। संप्रसारण में क्या होता है? यड़ के स्थान पे इक हो जाता है। कहने का मतलब, इस य का ई हो जाएगा, व का उ हो जाएगा, र का री और ल का ले हो जाएगा। संप्रसारण इसी को उलट देंगे। य के स्थान पे ई कर देंगे, व के स्थान पे उ कर देंगे, र के स्थान पे री कर देंगे और ल के स्थान पे ले कर देंगे। ये क्या है? इस संप्रसारण है। लेकिन यहां पे आपको क्या यड़ करना? देखिए, संधि क्या है? यड़ संधि। यड़ हो जाना। कहाँ? इक षष्ठी है। जब षष्ठी आप पढ़ते हैं, षष्ठी के स्थान पे तो एक सूत्र आ जाता है।
ध्यान समझिएगा कैसे इसको बोला जाता है, क्यों हम जो है इक के स्थान पे करते हैं, स्थान पे क्यों जोड़ देते हैं। एक सूत्र बोलता है षष्ठी स्थान स्थाने योगा, यह सूत्र आता है षष्ठी स्थाने योगा। षष्ठी स्थाने योगा क्या करता है, यह सूत्र कहता है कि जब भी षष्ठ्यंत वर्णन हो, षष्ठ्यंत किसी वर्ण का वर्णन हो, तो वहाँ स्थाने अपने आप जुड़ जाता है, स्थाने का योग हो जाता है, स्थाने जुड़ जाता है। तो इका देख रहे हैं, इका क्या है, इक का षष्ठी है, इक प्रत्याहार का, यहाँ पर यू रेलरी वर्ण है, तो इकह क्या है, इक का षष्ठी है, तो षष्ठी का योग हो गया, इसलिए स्थाने अपने आप जुट जाएगा, स्थाने आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, इक के स्थान पर, इक के स्थान पर। इक के स्थान पे क्या होगा, सूत्र नहीं बोल रहा है, केवल ये कह रहा है इक का यड़ होगा अच स्वर आने पर। कौन सा स्वर आएगा भाई, इक भी तो स्वर है, कौन सा स्वर आएगा, समान स्वर नहीं आएगा, इतना याद रखिएगा, क्योंकि समान स्वर आएगा तो अक सवर्णी दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। यदि ई उ रील री के ही समान स्वर आ जाए तो ई उ रील री का अपना क्या हो जाएगा, दीर्घ रूप आ जाएगा। याद रखिएगा इक यहाँ पे अविधीयमान है, इक क्या है, अविधीयमान है, इस बात को याद रखिए, इक अविधीयमान है। यहाँ पर इक क्या है, अविधीयमान। इसको मैं समझा दूं क्योंकि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछता है, बच्चे समझ नहीं पाते। अविधीयमान, और यड़ क्या है, विधीयमान है। इस बात को समझ लीजिएगा, जो इक है वह अविधीयमान है और जो यड़ है वह विधीयमान है। अविधीयमान का क्या प्रभाव पड़ेगा, जो अविधीयमान होते हैं वो अपना और अपने स्थानीय दोनों का बोध कराते हैं। अविधीयमान वर्ण अपना और अपने स्थानीय दोनों का बोध कराते हैं, और जबकि विधीयमान किसी सूत्र आदि से विधान होता है उनका, वो आदेश होते हैं, वो केवल अपना बोध कराते हैं और किसी सवर्णी का बोध नहीं कराते। विधीयमान किसी सवर्णी का बोध नहीं कराएंगे। यहाँ पर यड़ विधीयमान है तो ये और किसी का बोध नहीं कराएंगे, यह सिर्फ अपना बोध कराएंगे। इनकी संख्या क्या है, 4 है, इनकी संख्या 4 है। और इक देख रहे हैं, देखने में तो लग रहा है कि इक की संख्या 4 है, लेकिन इक यहाँ 4 नहीं है। इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कभी कभी जो अल्पज्ञ हैं, जो कम जानकारी रखते हैं, वो कह देते हैं भाई इक में भी 4 है, यड़ में भी 4 है, तो यथा संख्या अनुदेश समानाम से विधान क्यों नहीं कर दिया जाता। वो कहते हैं कि यथा संख्या अनुदेश समानाम, माने जिनकी जितनी संख्या इसकी है उतनी संख्या इसकी है, तो संख्या बराबर होने के कारण हम इनके स्थान पे इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, संख्या बराबर नहीं है। यहाँ इक में आपको 4 दिखाई न दे रहा है, वो 4 नहीं है। यह इक की जो संख्या आप देख रहे हैं ये 4 नहीं है, ये कितनी है, देखिए सभी जो स्वर हैं, मैंने जब स्वर विवेचन पढ़ाया था, आप पढ़िएगा मेरे चैनल पर, स्वर विवेचन वर्णमाला प्रकरण में स्वर विवेचन हमने पढ़ाया था, उसे बताया था अ ई उ और री, ये 18 इनके भेद होते हैं, क्योंकि इनका ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों रूप होता है, अ का भी, ई का भी, उ का भी, री का भी। लेकिन री 18 प्रकार का नहीं होता, क्योंकि री का दीर्घ रूप नहीं होता, इसलिए 6 कम हो जाते हैं, ये 12 होते हैं। तो री का 12, और ए ओ आया का भी ह्रस्व नहीं होता, इसलिए वो भी 12 होते हैं, उनका 12 भेद होता है। यहाँ देखिए ई का 18, जो लोग ये कहते हैं कि ये समान है, 4 ये है 4 ये है, तो क्यों नहीं रख देते, उनको समझाने की मैं बात कर रहा हूँ। ई कितने, इसके भेद 18, उ के कितने 18, री के कितने 18,
कितने हो गए? ये 54 हो गए और री का कितना है? 12। इस तरह से कितने हो गए भाई? 18 18 18 18 ई 18 ऊ 18 री, ये 54 और 12 कितना हो गया? 66। ये तो 66 हो गए। इक में 66 हो गए और यड़ में कितने हैं? यड़ में आप देखेंगे कितने हैं? ये तो 4 हैं। ये तो 4 है। यड़ में 4 है जबकि इक में कितना है? 66 है। तो कैसे समान हो गए? समान नहीं है। इसीलिए यथा संख्यम अनुदेश समानाम सूत्र यहां लागू नहीं होगा। यथा संख्यम अनुदेश समानाम सूत्र यहां लागू नहीं होगा क्योंकि ये संख्या बराबर नहीं है। इक 66 भेद है इसके इक स्वरों के। क्यों? क्योंकि अविद्यमान है। अविद्यमान होने के कारण ये क्या करेंगे? यह अपने सवर्णी का भी बोध कराएंगे। ये अपने सवर्णी का भी बोध कराएंगे। सवर्णी का बोध कराना क्या मतलब? यह अपने ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों रूपों का बोध कराएंगे। अपने सभी रूपों का बोध कराएंगे। और विद्यमान जो होता है, किसी प्रत्यय आदि से आदेश दिया जाता है, विधान किया जाता है वर्ण का, वह सिर्फ अपना बोध कराता है, अपने सवर्णियों का बोध नहीं कराता। तो यहाँ पे मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जो ये समझते हैं कि इक में भी 4 है, यड़ में भी 4 है, तो यथा संख्यम अनुदेश समानाम सूत्र से हम इनको अपने अपने स्थान पर रख दें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये संख्या में अंतर है। इक 66 भेद हैं इसके और यड़ के सिर्फ 4 है। ये आप समझ गए होंगे। क्योंकि आप स्वर विवेचन में जाइएगा, YouTube चैनल पे जाइएगा, मेरा जो चैनल संस्कृत प्रकाश है उसको बोलिएगा और वहाँ पर संस्कृत वर्णमाला जब प्रकरण चलेगा तो उसमें स्वर विवेचन हमने बताया है। बहुत अच्छा स्वरों का विभाजन है, उसको आप पढ़िएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि कौन स्वर कितने प्रकार का होता है, कितना भेद रखता है। तो ये आप समझ गए कि इक 4 नहीं है। इक कितना भेद इसका है? 66 है। और यड़ का क्या है? 4 है। आइए अब देखते हैं सूत्र क्या बोल रहा है। सूत्र बोल रहा है इक है यड़ अच्छ। इक के स्थान पर यड़ हो जाएगा, बाद में कोई स्वर आएगा। कौन सा स्वर आएगा? जानते हैं, असमान स्वर आएगा। समान स्वर आने पर तो अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। आइए हम संधि को समझते हैं, सूत्र व्याख्या में आते हैं। आपको हमने बताया था कि जब संधि पढ़ेंगे तो प्लस इसका चिन्ह होता है, क्योंकि संधि का मतलब योग होता है, और प्लस के पहले वाले को पूर्व पद कहते हैं और प्लस के बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं। ये आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, नहीं तो प्लस आदि का चिन्ह लगाना आवश्यक नहीं है। यह केवल जोड़ का चिन्ह है। यह जो स्थानीय होता है उसी के बगल में चिन्ह बनाया जाता है, क्योंकि वास्तव में ये चिन्ह आवश्यक नहीं है। इसलिए जो आप व्याकरण की अच्छी किताबें उठाएंगे, अष्टाध्यायी उठाएंगे, अलग सिद्धांत कौमुदी उठाएंगे, तो उन किताबों में ऐसे प्लस देकर समझाया नहीं गया, वो अपने आप समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको समझाना है, इसलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, पूर्व पद उत्तर पद। अब आइए सूत्र को देखते हैं, यड़ संधि का सूत्र क्या बोल रहा है। सूत्र बोल रहा है, यदि पूर्व पद के अंत में एक प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, उत्तर पद के प्रारंभ में कोई असमान स्वर हो, तो संधि करते समय इक के स्थान पर यड़ हो जाएगा। इक के स्थान पर यड़ हो जाएगा। फिर से सुनिए, यदि पूर्व पद के अंत में एक प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, उत्तर पद के प्रारंभ में कोई असमान स्वर हो, संधि करते समय पूर्व पदांत इक के स्थान पर यड़ हो जाएगा। फिर से सुनिए, यदि पूर्व पद के अंत में इक प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, उत्तर पद के प्रारंभ में कोई असमान स्वर हो, तो संधि करते समय पूर्व पद के अंत में जो इक वर्ण आया है उसके स्थान पे यड़ हो जाएगा। जैसे आपका प्रसिद्ध उदाहरण जो आप समझते हैं, आइए मैं उसी को समझा दे रहा हूं। इति धन आदि, या इति देख रहे हैं इसको, यह पूर्व पद में दिया हुआ है, तो इसके अंत में क्या है? ई। क्योंकि पद के अंत में कोई एक ही स्वर आएगा ना, एक ही वर्ण होगा। पद के अंत में एक ही होगा जो पदांत कहलाता है। तो इक 4 है, लेकिन पद के अंत में एक का इक आएगा।
तो देखिए ई त ई हो गया, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है आदि। अब सूत्र बोल रहा है, इक्वल सूत्र बोल रहा है इक स्थाने एड़ से इक के स्थान पे एड़ हो जाए तो कब, यदि पूर्व पद के अंत में, शर्त क्या है देखिए, यदि पूर्व पद के अंत में इक प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, देखिए इक का ई आ गया, यदि पूर्व पद के अंत में इक प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, उत्तर पद के प्रारंभ में कोई असमान स्वर हो, संधि करते समय पूर्व पद के अंत में जो इक वर्ण है उसके स्थान पर एड़ हो जाएगा। एड़ कैसे होगा, स्थानीय होगा। तो देखिए ई और एड़ में क्या है, पहला य कर देंगे, ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आदि, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इत्यादि। कैसे बनेगा, अज्झिनम परेण संयोज्यम। मैं बहुत पहले बताया हूं, बार बार बताता हूं सूत्र को। जोड़ते समय स्वर विहीन व्यंजन जब भी आ जाएगा यह सूत्र उपस्थित हो जाएगा। यह सूत्र क्या करा, अज्झिनम परेण संयोज्यम। यह सूत्र कह रहा है अज्झिनम परेण संयोज्यम। अच माने स्वर से, हीनम माने रहित, जो स्वर से रहित है उसको परेण माने बाद वाले से जोड़ दो। तो देखिए त स्वर से रहित है, बाद में जोड़ेंगे, लेकिन बाद में भी व्यंजन है, ये भी स्वर से रहित है, इसलिए त नहीं जुड़ पाएगा। और यह फिर वही प्रक्रिया होगी, बाद वाले से जुड़ेगा, यहाँ पर स्वर है, आ अपनी मात्रा दे दिया, बन गया इत्यादि। देखिए तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्व से सूत्र आता है, वो ये कहेगा कि व्यवधान रहित इक का ही अड़ होगा। याद रखिएगा, व्यवधान रहित इक का ही अड़ होगा। अगर बीच में व्यवधान आ गया तो अड़ नहीं होगा। जैसे इस ई का यह क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस ई और यहाँ आ या इस ई के बीच में त का व्यवधान है। व्यवधान संहितायाम, संहिता के विषय में परसन्निकर्ष संहिता, संहिता भी संज्ञा है, मैंने पढ़ाया है। परसन्निकर्ष संहिता, संहितायाम, संहिता के विषय में, अर्थात संहिता का विषय जब भी उपस्थित होगा तो वो तुरंत कहेगा कि वर्णों की परस्पर सन्निधि, बिल्कुल समीपता, व्यवधान रहित की स्थिति। तो व्यवधान रहित क्या है, इस ई और इस आ के बीच में व्यवधान रहित की स्थिति है, लेकिन इस ई और यहाँ के बीच में तो आ गया, इसलिए इस ई का यह नहीं होगा। आप समझ गए होंगे, जब व्यवधान नहीं होगा तभी संहिता के विषय में एक सूत्र आ जाता है बीच में। तो इक का ई है, उसके स्थान पे क्या हो गया, यड़ हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, आप दरवाजे पे बड़ी प्रेम से लगाते हैं, सुधन आगतम। यहां देखिए स में क्या है, ऊ है, और यहां पे क्या है, यहां पे है आगतम। अब आप जोड़ेंगे, यहां ऊ देख रहे हैं, ऊ क्या है, एक प्रत्याहार में आने वाला वर्ण है, और इधर उत्तर पद के प्रारंभ में क्या, असमान स्वर है। तो हम जब संधि करेंगे तो ऊ के स्थान पे क्या कर देंगे, वह कर देंगे, माने इक के स्थान पे यड़ हो जाएगा। तो यह स व, और इधर क्या है, इधर है आगतम। अब आप अज्झिनम परेण संयोज्यम से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वही स बाद में जाएगा मिलने, यहाँ स्वर नहीं है इसलिए ज्यों का त्यों रह जाएगा, वह इससे मिलेगा तो क्या बन गया, स्वागतम। ये बन गया स्वागतम, ऐसे स्वागतम बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, आजकल लोग बड़े प्रेम से सुस्वागतम लिखते हैं, बहुत प्रेम से क्या लिखते हैं, सुस्वागतम। आजकल लोग लिखते हैं सुस्वागतम। सुस्वागतम ऐसा न लिखा कीजिए, क्योंकि आप जब ऐसा लिखेंगे तो क्या बनेगा जानते हैं, ये बनेगा सुधन आगतम। यही इसका विच्छेद होगा, और सार्थक विच्छेद होता है। सार्थक शब्दों की, सार्थक वर्णों की संधि होती है, इसलिए यह लिखिए सुधन आगतम, स्वागतम बनेगा। सुस्वागतम न लिखा कीजिए, क्योंकि उसका विग्रह हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा, सुधन आगतम, और यह व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, तो इस तरह से इक के स्थान पे क्या हो रहा है, यड़ हो रहा है।
जब असमान आएगा तब, समान आएगा तो आ जाएगा झिनम परेट संयोजम, जोड़ेगा तो अवश्य, लेकिन अका सवर्णी दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। देखिए मातृधन आज्ञा, यहां पे क्या है, मातृधन आज्ञा, देखिए क्या है, तब में क्या है, री है। आप निकाल देंगे, समझने के लिए निकाल देंगे, आपको समझना है इसलिए, ठीक है। अब री है, यहां आ है, री क्या है, एक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है री। अब यहां पे क्या है, आ असमान स्वर है, तो री के स्थान पे क्या होगा, री के स्थान पे र हो जाएगा, स्थानांतरतम, री के स्थान पे क्या होगा, री के स्थान पे र हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्वर से जब यह व्यंजन के रूप में आएगा तो आधा हो जाता है, इसलिए री का र आधा, ई का य आधा, ऊ का व आधा, देख रहे हैं सब आधा माने हलंत। जब यह स्वर व्यंजन के रूप में परिणत हो रहा है, व्यंजन का रूप ले रहा है, तो वह व्यंजन की ही तरह आ जाता है। व्यंजन माने आधी मात्रा, क्योंकि स्वर की आधी मात्रा होती है। मैंने शुरू में वर्णमाला प्रकरण बताया था, एक मात्रा भवेद ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, व्यंजनम च अर्धमात्र। तो एक मात्रो भवेद ह्रस्व, हमने बताया था, एक मात्रो भवेद ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घम उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, व्यंजनम च अर्धमात्रकम। तो जब व्यंजन के रूप में आएगा आधी मात्रा हलंत के रूप में हम दिखा देते हैं। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आज्ञा, ठीक है। और यहाँ पे बचा क्या, क्योंकि री निकल गया है तो त आधा हो गया है। अब आप झिनम परेट संयोजम से जोड़ देंगे, माँ त में र हो जाएगा और आ जुड़ जाएगा। देखिए ऐसे त राज्ञा, या इसी को आप लिख देंगे मात्राज्ञा या पित्राज्ञा, मात्राज्ञा पित्राज्ञा, जो भी इस तरह से बनेगा। तो और लृ का देखिए, ज्यादा इसका उदाहरण मिलता नहीं है, केवल चूंकि है प्रत्याहार में आ गया है वर्ण, तो इसलिए दिखाना आवश्यक है, नहीं तो इसके बहुत उदाहरण मिलते नहीं है। लृ अब धीरे धीरे लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन व्याकरण ने इसको दिया है क्योंकि माहेश्वर सूत्र में है। तो लृ है, यहाँ आ है, तो लृ का क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, देख रहे हैं। और फिर क्या है, आकृति ही, अझिनम परेट संयोजम जोड़ देगा, क्या बन गया, लाकृति। लाकृति माने टेढ़ी मेढ़ी आकृति। तो इस तरह से यड़ संधि कब होगी, यदि पूर्व पद के अंत में, फिर से आप देखिए नियम, आइए यड़ संधि के नियम को आइए देखते हैं। यदि पूर्व पद के अंत में एक प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, अंत में तो एक का आएगा ना, इसको हमेशा याद रखिएगा। मैंने पहले भी कहा, कोई पंक्ति खड़ा कर दो बच्चों की और कह दो अंत में जो लड़का है यहाँ आ जा, तो अंत में एक का होगा, तो अंत में एक ही वर्ण होगा पद में, क्योंकि पद वर्णों का समूह होता है, पद वर्णों का समूह होता है और कई वर्ण होते हैं, लेकिन अंत में एक ही होगा। तो यदि पूर्व पद के अंत में एक प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, चार में से कोई एक आ जाए, उत्तर पद के प्रारंभ में कोई असमान स्वर हो, तो संधि करते समय पूर्व पद के अंत में पूर्व पदांत जो वर्ण है इक है, उसके स्थान पे यड़ का विधान होगा या आदेश होगा। आदेश शत्रुवद होता है, मैंने आपको बताया, आदेश शत्रुवद होता है, आगम मित्रवद होता है, शत्रुवद आदेश मित्रवद आगम। तो यदि पूर्व पद के अंत में एक प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, उत्तर पद के प्रारंभ में कोई असमान स्वर हो, हालांकि यहाँ पे अच माने स्वर ही दिया है, लेकिन आपको समझने के लिए बता दिया, असमान स्वर की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि समान स्वर आएगा तो अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। तो यदि पूर्व पद के अंत में एक प्रत्याहार में आने वाला कोई वर्ण हो, उत्तर पद के प्रारंभ में कोई असमान स्वर हो, तो संधि करते समय इक के स्थान पे यड़ हो जाएगा। अब देखिए, ई के स्थान पे या ऊ के स्थान पे और ई के स्थान पे और ली के स्थान पे ल क्यों होता है, क्यों हो रहा है, स्थाने, स्थान से। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई, स्थाने अंतरतमः, स्थाने अंतरतमः से ही हो रहा है। क्यों, क्योंकि ई और य का एक स्थान है, उच्चारण स्थान देखिए, ईचु यसा नाम तालु, ई और य का एक उच्चारण स्थान है,
ईचू या सानाम तालु। उ और व का एक उच्चारण स्थान है। उ का व, उ देख रहे हैं, उप उपदमान्या नाम उष्ठ, और वह चूंकि वहीं तुरंत पहुंच जा रहा है, दंतोष्ठ, उष्ठा रहा है, उष्ठ है इसीलिए वकार से दंतोष्ठम, वह है ना, वह बोल रहे हैं उठ। री का, री और ऋतु रसाणा मूर्धा, मूर्धा है। लड़का ऋतु लसा नाम दंता, तो इनका उच्चारण स्थान समान है, इसलिए स्थाने अंतरतम से उच्चारण स्थान के आधार पे ई का या उ का व री का और री का लग करते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पे करते हैं। आज मैंने आपको यण संधि के बारे में समझाया, सूत्र की व्याख्या किया। हमें उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा, समझे होंगे, आप इसे लाइक करेंगे। धन्यवाद।